उसके हाव भाव और प्रदर्शन में अचानक बदलाव देख कास्ट के सदस्यों को लगा कि वह नया व्यक्ति नहीं रहा जिसे वे जानते थे। एक अभिनेता ने कहा कि अगर वह थका होता तो वे उसे बस किनारे भेज देते। नायक ने कहा कि वह कप्तान को स्वीकार कर आगे बढ़ने को तैयार है, जबकि मन में खुद को स्थिर और केंद्रित रहने के लिए प्रेरित कर रहा था। सेट पर एक लड़की ने विचार किया कि उसने ऐसा किरदार कैसे गढ़ा जिसे निभाना अत्यंत कठिन और अप्रिय था। उसने उसे पुकारा और पूछा कि वह इस समय क्या कर रहा है। विचारों में खोए और उस सुबह के कार्य के बारे में पूछते हुए व्यूजिन ने कहा कि वह इसे तुरंत करेगा। आश्चर्यचकित होकर लड़की ने देखा कि वह सच में अपने किरदार में डूबा हुआ था। अब उसे एहसास हुआ कि वह अपनी नज़र को इस तरह समायोजित कर रहा था कि वह विरोधियों के लिए डरावना बन गया। एक अन्य अभिनेता ने उसके स्वर के जोर, लय, टोन और उच्चारण में बदलावों को देखा। अचानक ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कई किरदार समा गए हों। पहले 2 थे, अब 3 अलग अलग व्यक्तित्व उभर रहे थे। जैसे ही उसने भूमिका अपनाई, फिल्म की शूटिंग की तैयारी में कास्ट और क्रू व्यस्त हो गए। उत्साह साफ था जब वे रोज के चारों ओर इकट्ठा हुए, उसे तैयार होने को प्रेरित करते हुए। इस दौरान एक्टिव चुपचाप कुर्सी पर बैठा था, स्क्रिप्ट में डूबा हुआ, पढ़ाई की गुणवत्ता पर विचार कर रहा था। वह इस भूमिका को शुद्ध अभिनय चुनौती के रूप में लेने के लिए दृढ़ था, जो उसके पिछले अनुभवों से अलग थी। लापता द्वीप पर सेट प्रोफाइलर ड्रामा में उसने लेफ्टिनेंट चोई के खिलाफ मनोवैज्ञानिक लड़ाई की उम्मीद की, जो कॉर्पोरल जीन पर संदेह से भरा था। फिर भी उसने उस पर भरोसा करने की कोशिश की। ड्रामा के बढ़ते ही कॉर्पोरल जिन ने अजीब अलौकिक प्राणी जैसा बर्ताव किया, जिससे संदेह हुआ कि वह मिसिंग द्वीप का असली खलनायक हो सकता है। पार्क की उग्रता को देखकर एक्टिव को महसूस हुआ कि तीव्रता और भी बढ़ेगी। मंच पूरी तरह से चुनौती के लिए तैयार था और वह इस भूमिका के माध्यम से अपनी सीमाओं को पार करने की आशा कर रहा था। पहला सेट तैयार होते ही ध्यान वू जिन पर गया, जिनका मामला तय था। जैसे ही उन्होंने किरदार अपनाया, एक्टिव ने देखा कि क्रू उन पर नजरें गड़ाए हुए था। कुछ को दबाव महसूस हो रहा था। निर्देशक ने सुझाव दिया कि वे पहले कट के साथ आराम से लें और उसने खुद को उस दृश्य के लिए तैयार किया जिसमें कॉर्पोरल जीन और सहायक पात्र सार्जेंट चॉई शामिल थे। दृश्य ने उनके रहस्यमय द्वीप पर फंसे होने के कई दिनों को दर्शाया, जहां दुष्ट प्राणियों की उपस्थिति ने पहले ही कई जानें ले ली थीं। सैनिक संकट और मानसिक थकान से जूझ रहे थे, बारी बारी से पहरा दे रहे थे, जबकि प्रथम लेफ्टिनेंट चोई आराम करने का प्रयास कर रहे थे। इस नाजुक समय के दौरान कॉर्पोरल जीन धीरे धीरे उनके सामने चले। जब निर्देशक ने कार्रवाई के लिए कहा तो वह विचारों में खोए हुए चलने लगे। एक सैनिक ने द्वीप पर उनकी उपस्थिति के बारे में अपनी उलझन व्यक्त की, जिससे नायक ने सार्जेंट चोई से पूछा कि क्या वह सोने नहीं जा रहे थे। सैनिक ने अपनी बेचैनी जताई, ये कहते हुए कि सार्जेंट चोई भूख की परवाह नहीं कर रहे थे। उसने कप्तान के आदेश के तहत अपनी खोजों का जिक्र किया, बताते हुए कि उसे कुछ फल जैसा मिला था। जब उसने बताया तो कहा कि सिर्फ एक फल बचा है और सुझाव दिया कि कप्तान को बताना सही नहीं। उसने पेड़ की ओर इशारा किया, ये दिखाते हुए कि कुछ दिलचस्प देखा है। जब पूछा गया कि वह क्या था, उसने कहा कि वह फल तोड़ने गया था, लेकिन चट्टान के पास जाते ही वह गायब हो गया। एक अन्य सैनिक ने उसकी बात को बकवास कहकर खारिज कर दिया, तो उसने जोर देकर कहा कि फल सच में पलक झपकते गायब हुआ और चट्टान के नीचे एक निकास मार्ग हो सकता है। जिज्ञासु होकर वह आदमी निरीक्षण करने के लिए पास आया। सैनिक एक रहस्यमय मुस्कान के साथ उसे खाई के किनारे ले गया, यह दावा करते हुए कि उसने अभी कुछ हिलते हुए देखा था। उसने उस आदमी को खाई से धक्का दे दिया। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। जब वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा तो उसे हंसी आई, जो सिसकियों में बदल गई जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। गिरे सैनिक के लिए रोते हुए उसने आदमी को किनारे से धक्का देने के कृत्य पर शोक किया। अचानक एक गहरी आवाज उसके मन में गूंज उठी, पूछते हुए कि वह उस व्यक्ति के लिए पछतावा क्यों महसूस कर रहा था जिसे उसने कभी पसंद नहीं किया। यह उसे उस बदमाशी की याद दिलाती है जो उसने झेली थी। लेकिन जब आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे तो वह अपने कार्यों के बोझ से जूझने लगा, यह महसूस करते हुए कि किसी की जान लेना कोई साधारण बात नहीं। एक और सैनिक उसके पास आया, उसे बुलाते हुए। उसने मुड़कर माफी मांगी और कहा कि वह सार्जेंट को बचा नहीं सका, ये बताते हुए कि वह उनके पीछे कूद गया था। अपराध बोध से भरा हुआ उसने कहा कि अगली बार वह और भी तेजी से काम करेगा। हालांकि उसके शब्दों ने फिर से हिंसा की संभावना को उजागर किया। तभी निर्देशक ने कट कहा। वह हैरान था कि अभिनेता कितनी तेजी से विपरीत व्यक्तित्वों में बदल गया। एक्टिव की गहरी और उद्देश्यपूर्ण तरीके से विभिन्न भाव और भाषण शैली व्यक्त करने की क्षमता ने दल को रोमांचित कर दिया, जैसे वह 2 अलग अलग व्यक्तियों का अवतार था, न कि एक दोहरे व्यक्तित्व का। भीड़ ने ताली बजाई, उसकी असाधारण प्रतिभा को मानते हुए। उनकी प्रशंसा स्पष्ट थी, जैसे वह अभिनय के सार से प्रभावित हो गया हो। आंखें बंद करके एक्टिव ने खुद से कहा कि यह सब संभालना संभव है। कॉर्पोरल जीन, सुनचोल और सैनिक की भावनात्मक स्थितियों को बनाए रखना सच में चुनौतीपूर्ण था।
निर्देशक ने उसे भरोसा दिया कि वह अगले दृश्य पर जा सकता है और एक्टिव ने खुशी से यह अनुरोध स्वीकारा। जैसे ही तैयारियां हवाई अड्डे पर सेट नए दृश्य की ओर बढ़ीं, निर्देशक एक्टिव से मिलने आए, उनके साझा सफर में एक और मील का पत्थर बनाते हुए। शिफ्ट खत्म होते ही व्यूजिन गलियारे में चलते हुए सोच रहे थे कि 11 बजे की स्टैंड बाय थी, जो विदेशी स्थान पर फिल्मांकन के लिए थी। वह भरे हुए और भूखे महसूस कर रहे थे। उन्हें जल्दी से कुछ खाना था, तभी उनका फोन बजा। ये उसकी माँ की ओर से एक सूचना थी, जिन्होंने उसका हालिया काम देखा था और बताया कि उसके पिता उसके काम से बहुत खुश हैं और उसे अपनी देखभाल अच्छे से करने की याद दिलाई। व्यूजन ने सोचा कि आज उसे बहुत सारे संदेश मिले हैं और वह सोचने लगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण हुआ है। तभी निर्देशक किम का एक और संदेश आया, जिसमें एक लेख का लिंक शामिल था। लेख में उल्लेख किया गया था कि फिल्म ने केवल 3 दिनों में 1 मिलियन दृश्य प्राप्त कर लिए थे। इस आंकड़े से चकित होकर व्यूजन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, सोचते हुए कि यह कितना अद्भुत है और यही वह कारण है जिसके लिए वह अभिनेता बने थे। ये नई उपलब्धि जैसी लगी, लेकिन वह इसके भविष्य के प्रभावों पर सोचने से खुद को रोक नहीं सका। उसने सोचा कि अगर यह फिल्म 5 मिलियन व्यूज तक पहुंच जाए तो यह सच में बड़ी सफलता होगी। अचानक एक आदमी पीछे से आया और उसे स्टार कहकर फिल्म के प्रदर्शन के बारे में पूछने लगा। वूजिन ने मुड़कर निर्देशक के नोट के बारे में सोचा, जिसमें यह सुझाव था कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिंदु पार कर लिया है। उसने सोचा कि उसे अपने मूल शुल्क से 2 गुना से अधिक बोनस मिल सकता है, जो लगभग 100 मिलियन वॉन होगा। वह व्यक्ति, जो भविष्य की परियोजनाओं के बारे में उत्सुक था, ने सुझाव दिया कि वूजिन को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके पास कई कास्टिंग ऑफर आ रहे थे। भूख से परेशान वूजिन ने पास के रेस्तरां जाने से पहले कॉल का जवाब देने का सोचा। मैनेजर ने खुद को मैनेजर चोई बताया। वह कैफेटेरिया की ओर बढ़ा, जहां देखा कि बैठने की जगह कम थी। उसने देखा कि एक खाली सीट है, जहां एक बुजुर्ग बैठे थे। उसने पूछा कि क्या वह वहां बैठ सकता है। बुजुर्ग, जो पर्यटक नहीं लग रहे थे, ने माफी मांगते हुए कहा कि सीट पहले से आरक्षित है। उसने टोपी उतारी और धारा प्रवाह अंग्रेजी में खुद को निर्देशक गाबुक बताया। वूजिन हैरान थे, सोचते हुए कि गाबुक वहां क्यों थे। अचानक थोड़े परिचय के बाद निर्देशक ने वूजिन से मिलकर खुशी जताई, कहते हुए कि वह पड़ोस के किसी व्यक्ति जैसे लगते हैं। वूजिन को अजीब लगा कि कोई उनकी उपस्थिति पर टिप्पणी करे, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा किया, मानते हुए कि निर्देशक उनके अभिनय की बात कर रहे थे। निर्देशक गाबुक ने विस्तार से बताया कि उन्होंने हाल ही में एक वीडियो खेल दिवस के दौरान व्यूजिन के प्रदर्शन को देखा था और वर्णन किया कि कैसे व्यूजिन की आंखें पूरी तरह से चरित्र में डूबी हुई थीं। निर्देशक की अंतर्दृष्टि से प्रभावित होकर व्यूजिन ने सोचा कि क्या गाबुक के पास अभिनेता की आत्मा देखने की क्षमता है। निर्देशक ने पूछा कि वह व्यक्तित्वों के बीच इतनी आसानी से कैसे स्विच करते हैं, तो व्यूजिन ने कहा कि उन्हें हर विवरण याद नहीं है। निर्देशक ने कहा कि यह विशेषता दिखाती है कि वह स्मृति से अभिनय करता है, जिससे वह जल्दी भावनाओं में स्विच कर सकता है। जब चर्चा सांकेतिक भाषा पर आई तो व्यूजिन ने कहा कि उसने इसे बिना किसी विशेष उद्देश्य के सहजता से सीखा। प्रभावित होकर निर्देशक ने उसकी बहुमुखी प्रतिभा की सराहना की, यह महसूस करते हुए कि व्यूजिन के चेहरे के पीछे एक गहरी व्यक्तित्व की झलक छिपी है। जैसे जैसे बातचीत बढ़ी, व्यूजिन को पता चला कि निर्देशक गाबुक किसी और परियोजना के लिए इस क्षेत्र में थे। निर्देशक उठे और व्यूजिन को उनके समय के लिए धन्यवाद दिया, यह कहते हुए कि वह पास के सेट पर जा सकते हैं जहां क्वान की शूटिंग हो रही थी। क्षण की गंभीरता को समझते हुए मैनेजर चोई निर्देशक को देखकर चकित लगे, जिन्होंने उन्हें दोस्ताना अभिवादन किया। हालांकि चोई इस मुलाकात की प्रकृति को लेकर संदेह में थे, यह संयोग पूछते हुए कि निर्देशक गाबुक को वहां देखना कैसा था। वूजिन बैठक को समझने की कोशिश में इसकी अजीबता पर ध्यान देते हुए थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। चोई ने सोचा कि निर्देशक खास तौर पर उनसे मिलने आए थे। स्थिति की गंभीरता दिखाते हुए उन्होंने बताया कि निर्देशक गाबुक अपनी नई परियोजना के साथ प्रतिष्ठित किंग फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार की ओर देख रहे थे, जो दुनिया के शीर्ष 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में से एक माना जाता है। इस खुलासे से वूजिन चौंक गए जब उन्होंने निर्देशक के करियर की गहराई को समझा। गाबुक के कई पूर्व अभिनेताओं को उनके साथ जुड़ाव के कारण सराहना मिली थी। चोई ने याद दिलाया कि गाबुक की परियोजना की हालिया चर्चा ने इसे एक मजबूत दावेदार के रूप में दिखाया था, शायद भव्य पुरस्कार प्लेटिनम पामडी के लिए भी। फिर व्यूजिन को याद आया कि निर्देशक ने उनसे सांकेतिक भाषा के अनुभव के बारे में पूछा था। चोई ने संदेह जताया, ये सुझाव देते हुए कि ऐसे प्रश्न निर्देशक की उनके साथ काम करने की सच्ची रुचि दिखा सकते हैं, खासकर उनकी अनोखी कौशल के कारण। एनसुइंग चुप्पी में चोई ने सवाल किया कि क्या वो जिन व्यक्तिगत रूप से किंग फिल्म फेस्टिवल में रुचि रखते थे, इस प्रकार की मान्यता के आकर्षण के बावजूद वो जिन ने आरक्षित रहते हुए स्वीकार किया कि ईमानदारी से कहें तो उन्हें इस उत्सव या इस अवसर को आगे बढ़ाने में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी। उसकी प्रवृत्ति ने उसे चेतावनी दी कि निर्देशक गाबुक के साथ आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसे लगा कि निर्देशक उसे भांप सकते हैं। गाबुक के प्रस्ताव को ठुकराने के संभावित परिणामों को समझते हुए चोई के चेहरे पर चिंता की झलक आ गई।
उसे लगा कि अगर वो जिन निर्देशक की रुचि को ठुकरा देता है तो यह उसके करियर और भविष्य के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। जैसे ही दृश्य शुरू हुआ, सभी चिल्ला रहे थे कि प्रसिद्ध निर्देशक गब्बॉ खुद सेट पर आए हैं। कई लोग इस अफवाह से हैरान थे, सोचते हुए कि क्या यह सच है कि प्रतिष्ठित निर्देशक ने छुट्टी के दौरान खुद उपस्थिति दर्ज कराई है। हमारे नायक को मशहूर निर्देशक से फिर मिलने का ख्याल अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि वह उन्हें साधारण दादाजी की तरह ट्रीट करेगा जब वह आएंगे, गर्मी पर टिप्पणी करते हुए और सुझाव देते हुए कि फिल्मिंग से पहले वे ब्रेक ले लें। कलाकारों के वरिष्ठ सदस्य उन्हें देखकर चौंक गए और गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन लड़का हक्का बक्का रह गया और सोचा कि जल्दी निकल जाना बेहतर है। जैसे ही वह अपना मेकअप करवाने के लिए मुड़ा, निर्देशक ने उसे आवाज दी और पूछा कि क्या वह किंग्स फिल्म फेस्टिवल में रुचि रखता है। लड़का उस फेस्टिवल का नाम सुनकर वहीं रुक गया। पास की महिला ने उसे बताया कि वह भाग्यशाली है क्योंकि निर्देशक गैबोक भी किंग्स फेस्टिवल के लिए उसमें रुचि रखते थे। चिंतित होकर लड़के ने धीरे से कहा कि वह वास्तव में रुचि नहीं रखता, जिससे माहौल में नाटकीय बदलाव आ गया। महिला ने आश्चर्य से कहा कि वह इतने प्रमुख निर्देशक के सामने अपनी अरुचि कैसे व्यक्त कर सकता है। लड़के ने कंधे उचकाकर कहा कि वह केवल अपनी राय व्यक्त कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि सभी लोग इतनी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं। उसने माफी मांगी और कुछ असहजता के बाद दूसरों ने भी माफी मांगी और निर्देशक के अनुरोध पर कमरे से बाहर चले गए। अकेले होने पर निर्देशक ने उससे पूछा कि वह किंग्स फिल्म फेस्टिवल में दिलचस्पी क्यों नहीं रखता। लड़के ने फिर से अरुचि जताई, कहते हुए कि वह इससे जुड़ी नाटकीयता से बचना चाहता था। निर्देशक को यह अजीब लगा और सोचा कि क्या उन्होंने लड़के में कुछ खास देखा है या उसकी क्षमताओं का और परीक्षण करना चाहिए। जैसे ही उसने देखा, लड़के का व्यवहार अजीब लगा। वह कुछ अलग और अनोखा था। लड़के ने निर्देशक की गहरी नज़र का दबाव महसूस किया और सोचा कि निर्देशक खतरनाक रूप से सूक्ष्म है, जो उसके शरीर की भाषा के छोटे बदलाव भी पकड़ सकता है। जैसे ही वह अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था, प्रबंधक ने कमरे में आकर पूछा कि क्या हुआ। निर्देशक ने इसे स्वीकारा और जाने की तैयारी की। लड़के को आज की शूटिंग के लिए शुभकामनाएं दी। हालांकि निर्देशक ने एक अस्थिर माहौल महसूस किया, जैसे लड़के के चारों ओर झूठ का धुंधलका हो। इस बीच अगले दृश्य में निर्माता ने सभी को तैयार होने के लिए कहा। फिल्मांकन शुरू होते ही उसने वूजिन से पूछा, तैयार हो? वूजिन ने सिर हिलाया। उसने खुद को याद दिलाया कि शूटिंग उसी से शुरू होगी, ध्यान केंद्रित रखना होगा। उसके भीतर गहराई से समाये कॉर्पोरल जिन की आत्मा को बाहर निकालने की इच्छा हुई। जब वह अपने किरदार की दुनिया में प्रवेश कर रहा था तो वह हिचकिचाया। यह सुनिश्चित नहीं था कि उसे जिन का कितना हिस्सा दिखाना चाहिए, लेकिन उसने खुद को उसमें डुबो देने का निर्णय लिया। जैसे ही निर्माता ने एक्शन कहा, वूजिन का शरीर कांपने लगा। निर्देशक ने इस बदलाव को देखा और सोचा कि क्या वो जिन अपने किरदार को सही से निभा पाएंगे। इस बीच दृश्य में सैनिक चुपचाप पहरा देते रहे जब तक कि उनमें से एक ने एक राक्षस को तेजी से आते हुए नहीं सुना। वो जिन स्पष्ट रूप से हिल गए, अपनी घबराहट से जूझ रहे थे। कॉर्पोरल जिन कांपते सैनिकों को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जीन हिचकिचा रहा था, चिंतित था कि उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। मन की गहराई में कॉर्पोरल जिन कैमरों के पीछे मौजूद लोगों को आश्वासन देना चाहता था, यह जानते हुए कि उसके पास दोहरी चेतना है, लेकिन वह इसे कैसे बताए। अचानक उसे लगा कि वह बिना बोले इशारों से बात कर सकता है। दृश्य की जरूरतों के कारण जब उसने शारीरिक गतिविधि रोकी तो उसने अपनी आंखों, चेहरे के भाव और शरीर की भाषा पर निर्भर किया ताकि अपनी भावनाओं को दिखा सके। वह संघर्ष दिखाने पर केंद्रित था। उसके चेहरे के भाव कांप रहे थे और होंठों पर हल्की मुस्कान थी जो बिना शब्दों के कहानी बयां कर रही थी। निर्देशक ने ध्यान से देखा, समझते हुए कि वूजिन का प्रदर्शन इस द्वैत के साथ एक अनोखी जटिलता पेश कर रहा था। फिर एक अप्रत्याशित कदम में वूजिन ने अनजाने में एक सैनिक पर कदम रख दिया, जिसने भ्रम में चिल्लाया, जिससे अफरा तफरी मच गई। सैनिक घबराकर भागने लगे। एक खासकर अफरा तफरी में बेहोश हो गया। जिन ने पीछे से आवाज दी, कहा कि घबराएं नहीं और मजबूती से खड़े रहें। इस हलचल को देख निर्देशकों ने नोट किया कि यह युवा अभिनेता दृश्य की गति और तनाव बनाए रखने में अहम था। अफरा तफरी थमते ही निर्देशक ने 10 मिनट का ब्रेक दिया। जब वे फिर से समायोजन कर रहे थे, उन्होंने देखे गए अद्भुत समर्पण पर रोमांचित महसूस किया। उसने उस विशेष प्रकाश पर विचार किया जो वूजिन के चारों ओर दिखाई देता था। हालांकि लड़के ने एक साधारण जीवन जिया था, उसके भीतर का असाधारण चमक अब छिपी नहीं रह सकती थी। निर्देशक ने अनुमान लगाया कि क्या सब कुछ वूजिन की ओर से एक जानबूझकर की गई छुपाने की क्रिया थी, जो वर्षों से इस खुलासे के क्षण तक संचालित की गई थी। कुछ देर बाद पुराने निर्देशक ने सेठ की तारीफ की, कहते हुए कि सही फिल्मांकन वातावरण देखना ताजगी भरा था। उन्होंने फिर वूजिन की असाधारण प्रतिभा को सराहा, ये देखते हुए कि कागज पर कॉर्पोरल जिन का चरित्र कितना सरल था। फिर भी
वुजिन ने इसे प्रभावशाली ढंग से जीवंत कर दिया। बातचीत के दौरान निर्देशक को बेचैनी महसूस हुई, जैसे वह खुद जांचे जा रहे हों, क्योंकि वुजिन इतने संवेदनशील लग रहे थे मानो वह उन्हें खुली किताब की तरह पढ़ सकते हों। अगले दृश्य में जैसे ही निर्देशक ने कट कहा, सभी ने राहत की सांस ली। ये जानकर कि उनकी मेहनत का अंत हो गया है विदेश में फिल्मांकन के लिए। उन्होंने आभार व्यक्त किया और अगले सेट के फिल्मांकन से पहले आने वाले ब्रेक की प्रतीक्षा की, जो एक बड़े स्टूडियो कॉम्प्लेक्स में शुरू होगा। अगले सप्ताह एक विशेष लड़का विचारों में खोया रहा, अपने बिस्तर की आरामदायकता और विश्राम की लालसा करते हुए। इस बीच उसने उनके लौटने से पहले अपनी बेटी से एक आखिरी बार मिलने की आवश्यकता पर विचार किया। वर्ष का अंत निकट था और मनोरंजन उद्योग इस समय के दौरान अपने व्यस्त कार्यक्रम के लिए कुख्यात था। इस साल वुजिन सबसे चर्चित विषय था और नवंबर में हर दिशा से कास्टिंग कॉल्स की उम्मीद की जा रही थी, खासकर प्रोफाइलर हनर यांग और लव दैट फ्रीजस अप्रोचिंग जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के साथ। साथ ही ड्रग डीलर पर फिल्म को कोरियाई फेस्टिवल अवार्ड्स में चर्चा बनने की उम्मीद थी। हालांकि इस साल आर्टिस्ट अवार्ड्स नहीं हो रहे थे, वुजिन ने कई कार्यक्रमों में भाग लेने का सोचा, क्योंकि यह उनके लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका था। एक साल से भी कम समय में वह हासिल कर लेना, जो कई कलाकारों को एक दशक से अधिक समय लगता है। वुजिन की सफलता सच में अद्भुत थी। उनकी एजेंसी नए अवसरों की तलाश में थी, क्योंकि उनका एक साल का अनुबंध अगले वर्ष 15 मार्च को समाप्त होने वाला था। उसे पता था कि बातचीत में उसका पलड़ा भारी है और मनोरंजन एजेंसियां उसके अनुबंध नवीनीकरण के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। उसने अपने भविष्य का मन बना लिया था। हालांकि उसके प्रबंधक ने कहा कि उन्हें अभी कंपनी के विस्तार पर ध्यान देना चाहिए, यह मानते हुए कि निर्देशक गाबुक फिर से संपर्क करेंगे। उसी शाम जब वुजिन अंततः बिस्तर पर लेट गए, उनका फोन बजा। ये निर्देशक गैबिट का कॉल था। अगले दृश्य में वे कोरिया में उतरने के बाद हवाई अड्डे पर खुद को पाते हैं। जैसे ही वे टर्मिनल से गुजरे, निर्देशक ने हवा में बदलाव महसूस किया, जिससे उन्हें उनकी पहले की बातचीत याद आ गई। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वुजिन उनके सोनोवेन फिल्म का हिस्सा बने, जो कि किंग्स फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर होने की उम्मीद थी। निर्देशक गाबुक ने खुलासा किया कि उन्होंने वुजिन की प्रतिभा को न केवल भाषा में पहचाना, जिसने शुरू में उनकी रुचि को जगाया था, बल्कि अभिनय में भी, विशेष रूप से उनके प्रदर्शन को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद। फिल्म फेस्टिवल के गहरे सवालों के बावजूद वुजिन उदासीन दिखे, जिससे निर्देशक हैरान थे। गाबुक को समझ आया कि वुजिन का लक्ष्य सिर्फ किंग्स फिल्म फेस्टिवल से कहीं ऊंचा था। वह दुनिया के शीर्ष 3 कांस, वेनिस और बर्लिन में रुचि रखते थे। यह सुनकर निर्देशक को आश्चर्य और चिंता दोनों महसूस हुई। वह जानते थे कि अकादमी पुरस्कार जीतना एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें सबसे अनुभवी अभिनेताओं को भी दशकों का प्रयास लगता है। यह सोचना कि एक नौसिखिया, खासकर वुजिन जैसा, इतनी ऊंची आकांक्षाएं रख सकता है, डरावना था। वुजिन की महत्वाकांक्षा सच्ची लग रही थी, जो सफलता की स्पष्ट इच्छा से प्रेरित थी। गाबुक ने बताया कि अकादमी पुरस्कार पाने के लिए मजबूत फिल्मोग्राफी और उद्योग में मान्यता जरूरी है। उनका मानना था कि कांस में अपनी उपस्थिति बनाना, जिसकी विश्वसनीयता है, किसी के लिए भी ऐसी मान्यता पाने के लिए अहम है। प्रबंधक ने माना कि वुजिन का पोर्टफोलियो अभी भी कमजोर था, जिससे लक्ष्य कठिन लग रहा था, लेकिन यह भी महसूस किया कि अगर कोई कांस में प्रभाव डाल सकता है तो वह वुजिन ही था। नई दृढ़ता के साथ गाबुक ने वुजिन के अनुबंध नवीनीकरण पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया और अपने सहायक को भेजा, जो जल्दी से कार्यालय में आया और रोमांचक खबर के साथ बाधित किया। उसने बताया कि वुजिन ने BW एंटरटेनमेंट के साथ 1 साल का अनुबंध किया है, जिससे टीम में रुचि और अटकलों की लहर दौड़ गई। प्रबंधक उत्सुक लेकिन सतर्क थे। अनुबंध की परिस्थितियों और क्या कोई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल था, इस पर सवाल उठाते हुए सहायक ने जानकारी की प्रामाणिकता की पुष्टि की, तो प्रबंधक ने इस समाचार के प्रभावों को तौला, इसमें निहित जोखिम और अवसर दोनों को पहचानते हुए। अगर अफवाहें गलत होती तो परेशानी हो सकती थी, अगर सही होती तो यह मनोरंजन में बड़ा बदलाव ला सकता था। इस सुराग का पीछा करने के लिए दृढ़ प्रबंधक ने उसे जानकारी की पुष्टि करने को कहा, ये जानते हुए कि परिणाम जल्द ही उद्योग में उनकी स्थिति पर असर डाल सकता है। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, लड़के ने राष्ट्रपति का अभिवादन किया, जो किसी के साथ आए थे, और उन्हें कुछ दस्तावेज दिए। यह उसका प्रबंधक था, जिसने बताया कि दस्तावेजों में इस साल के कार्यक्रम और विभिन्न पुरस्कार समारोहों के कास्टिंग प्रस्तावों का विवरण है। प्रबंधक ने उसे इन आयोजनों में भाग लेने के संभावित लाभों को पहचानने के लिए प्रेरित किया। लड़के ने दस्तावेज लिए, महत्व को स्वीकार करते हुए। फिर प्रबंधक ने पूछा कि क्या वह अकादमी पुरस्कारों के बारे में जानता है, और लड़का एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा, चुनौतीपूर्ण संभावनाओं पर विचार करते हुए। उसे समझ आया कि नामांकन पाना भी कठिन चुनौती थी। हाँ, इस साल मुश्किल है, उसने जवाब दिया। समझ नहीं पा रहा था कि प्रबंधक अचानक क्यों पूछ रहे थे। प्रबंधक ने अविश्वास व्यक्त किया कि अकादमी पुरस्कार उनके लिए चर्चा में थे, यह कहते हुए कि लड़के ने शुरू से ही पुरस्कारों का लक्ष्य रखा था। अगर मुझे पता होता तो मैं तैयारी कर लेता, उसने कहा।
लड़का हैरान था, सोचते हुए कि उसने अकादमी पुरस्कारों की आकांक्षा कब की थी। यह अब भी उसके लिए रहस्य था। प्रबंधक को निर्देशक गब्बोक की अंतर्दृष्टियां अस्थिर कर रही थीं, क्योंकि वह लड़के के मन को पढ़ने में सक्षम लग रहे थे। लड़का सोच रहा था कि प्रबंधक इस समय निर्देशक का उल्लेख क्यों कर रहे थे। उसने साफ किया कि उसने गब्बू को अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में नहीं बताया था, लेकिन प्रबंधक ने शायद उसकी व्यक्तित्व के आधार पर अनुमान लगाया होगा। यह सोचकर कि निर्देशक ने गलतफहमी पैदा की, लड़का असहज हो गया। उसने गहरी सांस ली, सोचते हुए कि उम्मीदें कैसे बढ़ सकती हैं। फिर भी उसने चारों ओर घूम रही धारणाओं को सुधारने में संकोच किया। प्रबंधक ने सुझाव दिया कि वे इसे फिलहाल अपने बीच ही रखें, यह मानते हुए कि अकादमी पुरस्कार प्राप्त करना एक बड़ा लक्ष्य था, जो सिर्फ जापानी बाजार में विस्तार से अलग था। प्रबंधक ने अपने विचार साझा किए, बताते हुए कि हॉलीवुड में एक मजबूत उपस्थिति बनाने के लिए केन से बेहतर मंच नहीं है। उन्होंने दबाव डालते हुए पूछा कि क्या लड़के के हॉलीवुड में कोई संपर्क हैं, लेकिन लड़के ने सिर हिलाया और प्रबंधक को अपने विचार खुलकर व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। प्रबंधक ने कहा कि निर्देशक गैबुक ने इस फिल्म को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एक बैठक की योजना बनाएं और इसे एक अवसर माने, ताकि परिदृश्य और संभावनाओं का आकलन हो सके। कुछ देर सोचने के बाद लड़के को लगा कि यह उतना डरावना नहीं था जितना लगता था। असहज था, फिर भी प्रस्ताव को नजरअंदाज करना विकल्प नहीं था। चलो इसे अभ्यास मानते हैं और मेरे अभिनय की अवधारणा को सुधारते हैं, उसने सोचा। कोरियाई फिल्म उद्योग के परिदृश्य के बारे में जिज्ञासा बढ़ रही थी। ठीक है, अपॉइंटमेंट तय करते हैं, लड़के ने कहा, और मैनेजर ने मुस्कुराते हुए इस फैसले पर संतोष जताया। उसने मन ही मन अकादमी पुरस्कारों के महत्व पर विचार किया। क्या वे सच में उनकी पहुंच में हैं? अगले दृश्य में वे खुद को निर्देशक के साथ एक बैठक कक्ष में पाते हैं, जिन्होंने उनके साथ अंततः बैठने पर अपनी राहत व्यक्त की। उन्होंने कुछ दस्तावेज सौंपे और बताया कि वह अभी वियतनाम से लौटे हैं। चलो विवरण में चलते हैं, उसने कहा जब लड़का फाइल देख रहा था। उसने निर्देशक को धन्यवाद दिया, जबकि मैनेजर दस्तावेज देखकर हैरान था, सोचते हुए कि क्या यह फिल्म सच में लड़के के अचेतन में मील का पत्थर बन सकती है। लड़के ने फिल्म का शीर्षक देखा, जो सरल पर प्रभावशाली था। जैसे ही उसने उच्च गुणवत्ता वाली स्क्रिप्ट पढ़ी, वह सोचने लगा कि यह कांस में क्या असर डाल सकती है। उसने देखा कि इसे थिएटर व्यूज से आंका जा सकता है, लेकिन पूछा कि क्या इसे सिर्फ वहीं रिलीज होगा। उसने फिर से स्क्रिप्ट उठाई, चिंताओं को एक साधारण सोच के साथ पीछे छोड़ते हुए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक फिल्म सफल हो। निर्देशक ने उसकी हिचकिचाहट देखी और कहा कि पढ़ते समय लड़का झिझक गया था। क्या कुछ पसंद नहीं आया? उन्होंने पूछा। मैं बस पढ़ रहा था, लड़के ने जवाब दिया, लेकिन निर्देशक को संदेह हुआ। क्या सच में? क्या आपने इसे थोड़े समय के लिए ही देखा है? आपने क्या सोचा? लड़के ने माना कि उसने इसे पूरी तरह से नहीं पढ़ा था और अपनी तैयारी की कमी के लिए खुद को मूर्ख कहा। ये समझते हुए कि परियोजना पर चर्चा करना जल्दबाजी होगी, निर्देशक ने बातचीत को आगे बढ़ाया। लड़के के विचार जानने के लिए उत्सुक थे, ये मानते हुए कि उन्होंने वियतनाम में जल्दबाजी में काम किया था और सच में उन्हें फिल्म में चाहते थे। उन्होंने औपचारिक अनुरोध किया, मैं आपको इस फिल्म में लेना चाहता हूँ। साथ ही यह भी माना कि लड़के की महत्वाकांक्षाएं अधिक थीं, लेकिन फिलहाल अकादमी पुरस्कार पाना उसकी पहुंच से बाहर था। लड़के ने सोचा कि निर्देशक की पूछताछ ने कैसे गलतफहमियों को जन्म दिया था। निर्देशक ने अकादमी पुरस्कारों पर उसके ध्यान के पीछे की प्रेरणा पर सवाल उठाते हुए जोर दिया कि एक सफल प्रदर्शन सीएन में लड़के की परिस्थितियों को काफी हद तक बदल सकता है, और उसे फिल्म को एक सीढ़ी के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। वह जानना चाहता था कि लड़का कितनी जल्दी अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। उसने बताया कि केएन महोत्सव आमतौर पर जून में होता था, लेकिन अगले साल सितंबर तक स्थगित होगा। सफलता के लिए उन्हें जनवरी तक फिल्म रिलीज करनी होगी और जून तक संपादन शुरू करना होगा, ताकि सितंबर में प्रस्तुत कर सकें। लड़के को यह समय सीमा कठिन लगी, लेकिन निर्देशक के आत्मविश्वास ने उसे प्रभावित किया। निर्देशक ने उसे यकीन दिलाया कि पिछले नतीजों ने प्रस्तावों को पक्का कर दिया था और फाइनल में पहुंचना लगभग तय था। बाकी किसी बात की फिक्र मत करो, अपने भविष्य पर ध्यान दें, उन्होंने कहा। ठीक है, लड़के ने कहा। वह प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है। निर्देशक ने कहा कि निर्णय होने पर बताएं। बैठक से बाहर निकलते ही प्रबंधक ने अवसर के लिए धन्यवाद दिया और निर्देशक ने झुककर अभिवादन किया। कुछ सोचने के बाद लड़के ने राहत महसूस की, ये कहते हुए कि उसे स्क्रिप्ट को अभी भी ध्यान से देखना है। प्रबंधक ने उसे इसे पूरा करने और बाद में बताने को कहा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्रबंधक का फोन बजा। ये पीआर टीम के नेता का संदेश था, जिसमें कहा गया था कि कुछ परेशानी है और पूछा कि क्या उन्होंने खबर देखी है। एक चिंताजनक लेख में कहा गया कि मॉन्स्टर रूकी कांग वू, जिनने केवल 1 साल का अनुबंध बीडब्ल्यू एंटरटेनमेंट के साथ किया है, जिसका मतलब है कि वह अगले सर्दियों में फ्री एजेंसी अभिनेता बन सकते हैं। प्रबंधक हैरान रह गया, यह सोचकर कि अनुबंध इतनी जल्दी कैसे लीक हो गया। यह जानकर कि इससे हंगामा होगा, उसने तय किया कि पहले कार्यक्रम को प्राथमिकता देना चाहिए, फिर विवरण पर चर्चा करेंगे। ठीक है अध्यक्ष महोदय, लड़के ने कहा, लेकिन प्रबंधक ने सोचा कि यह ठीक है। उनके पास सावधानी से प्रतिक्रिया देने और अत्यधिक प्रतिक्रिया से बचने का समय था।
वह चिंतित था कि कड़ी प्रतिक्रियाएं अराजकता ला सकती हैं, खासकर जब वू जिन के भविष्य पर विचार कर रहे थे और क्या उसे नई एजेंसी ढूंढनी चाहिए। इस बीच लड़के ने मैनेजर की प्रतिक्रिया से महसूस किया कि उसके अनुबंध पर सार्वजनिक लेख वाकई अजीब था, जिससे उसे आगे की स्थिति को लेकर असहजता हुई। समय बीतने के साथ वू जिन के अनुबंध समाप्ति की खबर तेजी से मनोरंजन उद्योग में फैल गई। अचानक आई इस खबर ने एजेंसियों में अफरा तफरी मचा दी। यह इसलिए था क्योंकि व्यूजन का प्रभाव पहले से ही महत्वपूर्ण था, और सबसे बढ़कर यह तथ्य कि अनुबंध सिर्फ 1 साल के लिए था इतना नया और अनसुना लग रहा था कि कई लोग इसे नकली मानते थे। हालांकि जब ऑनलाइन समुदाय और प्रशंसक अटकलों से गूंज रहे थे, अनगिनत घरेलू मनोरंजन एजेंसियां भी इस खबर पर उथल पुथल में आ गईं। उन्होंने वूजन से संपर्क करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। इस विचार ने कि उसने केवल 1 साल का अनुबंध ही किया था, उद्योग को हिलाकर रख दिया और पेशेवरों के बीच एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण पहचान प्राप्त की। इस बीच वूजन ने अपने अनुबंध की समाप्ति की खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उद्योग में लोग उत्तेजित थे, लेकिन वह शांत थे। कई ने सोचा क्या वह अपनी कीमत बढ़ा रहे थे, लेकिन वूजन के मन में इसके बारे में खास विचार नहीं थे। मैनेजर को देखते हुए उसने सोचा शायद मैनेजर ने इस मुद्दे का जिक्र किया होगा और सुझाव दिया होगा कि वे बाद में बात करें, लेकिन वूजन ने पहले ही तय कर लिया था और उसे लगा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोफे पर बैठकर उसने सोचा कि अगर वह इसे यूं ही छोड़ दे तो यह सब अपने आप गुजर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे खबर फैली, एक संदेश आ गया। ये BHM एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष का संदेश था, जो व्यक्तिगत मुलाकात चाहते थे। ऐसे संदेश उनकी स्क्रीन पर लगातार आ रहे थे और वह सोच रहे थे कि उनका नंबर उन्हें कैसे मिला। यह परिस्थिति केवल बिजनेस कार्ड प्राप्त करने से भिन्न थी। लेख अत्यधिक तेजी से फैल रहे थे और एजेंसियां उनसे सीधे संपर्क कर रही थीं। ये प्रदर्शित करता था कि उद्योग में उनकी स्थिति अत्यंत ऊंची थी। हाल ही में उन्होंने ऑनलाइन शीर्ष अभिनेताओं पर शोध किया। सौभाग्य से अनुबंध संबंधी मामलों का पहले से अध्ययन कर लिया था, एहतियात के तौर पर। सच कहूं तो उन्हें अभी भी पूरी तरह से नहीं पता था कि वह क्या चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि अंत तक इसे जारी रखेंगे। ये मानना थोड़ा अतिशयोक्ति लग रहा था कि मूल्य सिर्फ इंतजार से बन जाएगा, लेकिन प्रबंधक आए और पूछा कि क्या व्यूजन ने चैनल चेक किया है। उन्होंने बताया कि व्यूजन के अल्टर ईगो वीडियो में से हर एक कम से कम 5 मिलियन व्यूज पा रहे थे। उनके सब्सक्राइबर की संख्या पहले ही 5.9 मिलियन पार कर चुकी थी। शायद यही वजह थी कि उन्हें लगातार आइडल्स, स्थापित गायकों और अन्य से सहयोग के अनुरोध मिल रहे थे। प्रबंधक ने उसे नया वीडियो देखने को कहा। यह बहुत तेजी से लोकप्रिय हो गया था, 6.12 मिलियन व्यूज पा चुका था। वह हंसते हुए बोले कि व्यूजन का माइली कारा के गाने का चयन शानदार था। व्यूजन ने सोचा कि वीडियो की सफलता का श्रेय उसे है, जो एक प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री और गायिका है। फिर मैनेजर ने अगली परियोजना पर बात की, जो कुकिंग कंटेंट था। जैसा कि पहले चर्चा हुई थी, उन्होंने इसे 3 विकल्पों तक सीमित किया। नए प्रारूप में व्यूजन खाना बनाते समय सब्सक्राइबर्स से रेसिपी साझा करेंगे। अगले दृश्य में व्यूजन स्क्रीन पर मेहमान के साथ बातचीत करते हुए खाना बना रहे थे। प्रबंधक ने अवतार कुकिंग के विचार पर सवाल उठाया। व्यूजन ने उनकी ओर देखा और पूछा कि इसका मतलब क्या है। प्रबंधक ने स्पष्ट किया कि मेहमान अवतार के रूप में कार्य करेगा और वूजन उसके मौखिक निर्देशों का पालन करेंगे। इसे एक वैरायटी शो की तरह प्रस्तुत किया जाएगा। उसने वूजन से पूछा कि वह इस विचार पर क्या सोचते हैं। वूजन को यह विचार अच्छा लगा, पर उन्होंने कहा कि अगर मेहमान को खाना बनाना नहीं आता तो समस्या हो सकती है। वह निश्चित था कि यह निराशाजनक होगा। फिर प्रबंधक ने पूछा कि वूजन पहले मेहमान के रूप में किसे बुलाना चाहते हैं। वूजन ने कहा, कोई और नहीं, मिस वॉरेन। प्रबंधक ने सहमति दी और कहा कि वह उनकी उपस्थिति के लिए प्रयास करेंगे। फिर पूछा कि अवतार कौन होगा। वूजन ने कहा कि वह निश्चित नहीं है, तो प्रबंधक ने कहा कि वह उस हिस्से का निर्णय करेंगे। अचानक एक और स्टाफ सदस्य आया और बताया कि फिल्मांकन की तैयारियां पूरी हो गई हैं और वूजन रिकॉर्डिंग रूम जा सकते हैं। जब वूजन अपनी सीट पर बैठे तो उन्होंने सोचा कि वह फिर से तय कर चुके हैं कि किसी को नहीं बताएंगे, यहाँ तक कि मैनेजर को भी नहीं, उन एजेंसियों के बारे में जिन्होंने उनसे संपर्क किया था। स्टूडियो में लोग उसकी तस्वीरें ले रहे थे और बातें कर रहे थे। मीडिया की हलचल के बावजूद वह शांत रहा, जो सबको चौंका गया। निर्देशक सोच रहे थे कि क्या वो जिन एजेंसियां बदलेंगे। वह निश्चित नहीं था कि वो जिन अन्य कंपनियों से संपर्क में हैं या शायद वही एजेंसी चुनेंगे, लेकिन अभी भी कई बातें थीं जो इन एजेंसियों को वूजन के बारे में नहीं पता थीं। परियोजनाओं के लिए उसकी तेज दृष्टि थी। उसके पास कांस और अकादमी पुरस्कार भी थे। इन उपलब्धियों से उसका भविष्य मूल्य बहुत बड़ा था। निर्देशक को लगा कि शायद उन्होंने वूजन के बारे में जो धारणाएं बनाई थीं वे गलत थीं, इसलिए उसने सब कुछ देने की योजना बनाई थी, अपनी कल्पना से परे ईमानदारी दिखाने और उसे जीतने के लिए। जैसे ही फिल्मांकन खत्म हुआ और वूजन कार से बाहर आए, किसी ने उन्हें साइन करने के लिए फोन दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने कड़ी मेहनत की है और अब उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। उसी क्षण वूजन ने महसूस किया कि उन्हें कुछ कहना चाहिए। अब मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि वे लीच परियोजना करेंगे। मैनेजर ने पूछा कि क्या वूजन की अंतर्दृष्टि फिर से सक्रिय है। वूजन ने कहा कि उन्हें अच्छा लग रहा है और मैनेजर से कहा कि वे कल सुबह निर्देशक को बता दें।
फिर व्यूजन ने कहा कि उन्होंने सुना है कि कैन फेस्टिवल अगले साल सितंबर में है और वह इस कार्यक्रम में फिर से साथ काम करने को उत्सुक हैं। ये सुनकर प्रबंधक हंसे और कहा कि वह भी इसके लिए उत्सुक हैं, लेकिन फिर उन्होंने रुककर पूछा कि वू जिन ने अभी क्या कहा था। वू जिन ने अपनी बात दोहराई। वह अगले साल के कांस में फिर से साथ काम करने के लिए उत्सुक था। प्रबंधक ने उसे ध्यान से देखा और याद दिलाया कि कैन फेस्टिवल सितंबर में होगा, लेकिन व्यूजन का अनुबंध मार्च में समाप्त हो गया था। क्या व्यूजन कह रहे थे कि वह साथ में काम जारी रखना चाहते हैं? व्यूजन ने बैग से पूछा कि क्या प्रबंधक को यह विचार पसंद नहीं आया। प्रबंधक ने स्वीकार किया कि यह सच था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि व्यूजन इतनी सीधे तौर पर ऐसा कहेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि व्यूजन वास्तव में अप्रत्याशित है। व्यूजन ने सोचा कि प्रबंधक को हैरानी क्यों हुई, उसे पहले से समझ जाना चाहिए था। प्रबंधक ने बताया कि कई एजेंसियों ने संपर्क किया था। क्या वाकई व्यूजन के लिए इतनी जल्दी निर्णय लेना सही था? व्यूजन ने कहा कि उनका मानना था कि इस पर समय बिताना बेकार होगा। वह पहले से ही व्यस्त थे और अगर और व्यस्त हो जाते तो चीजें और उलझन भरी हो जाती। इसके अलावा कोई और एजेंसी नहीं थी। BW एंटरटेनमेंट। प्रबंधक की आंखों में देखते हुए व्यूजन ने कहा कि वह उन पर भरोसा करते हैं। प्रबंधक ने हमेशा समर्थन दिया था और व्यूजन BW एंटरटेनमेंट की मदद को भूल नहीं सकता था, जिसने उसे गलतफहमियों से उबारा। फिर भी वह अनुबंध की शर्तों को नजरअंदाज करने का इरादा नहीं रखता था। मैनेजर ने याद दिलाया कि जब व्यूजन ने 1 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे तो कहा था कि उन्हें BW एंटरटेनमेंट का अनुभव मिलेगा। अब उन्होंने पूछा, वह अनुभव कैसा रहा? व्यूजन ने कहा कि अनुभव अच्छा रहा। फिर मैनेजर ने पूछा कि क्या व्यूजन अनुबंध नवीनीकरण के मुख्य बिंदु साझा करेंगे? व्यूजन ने बताया कि अब उन्हें 1 साल के अनुबंध की आवश्यकता नहीं है। यह असुविधाजनक था। नया अनुबंध 3 साल का होगा। लाभ का बंटवारा 9-1 से बदलकर 7-3 होगा। अंत में डाउन पेमेंट के लिए उन्होंने योजना बनाई कि वे जिस घर का उपयोग कर रहे थे उसे देंगे। मैनेजर हैरान रह गया। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि व्यूजन इतनी आसानी से घर छोड़ रहे थे। ये बड़ा इशारा था। घर की कीमत पहले से ही $1 अरब थी। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए व्यूजन ने सोचा, आखिरकार वह घर उसका हो गया था। फिर भी यह असली नहीं लग रहा था। अचानक उसका फोन बजा। ये पीडी सॉन्ग थे, जिन्होंने देर से कॉल करने के लिए माफी मांगी। उन्होंने पूछा कि क्या वुजिन अगले दिन उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वह व्यस्त रहेंगे। उनके पास एक स्क्रिप्ट थी जो वह वुजिन को दिखाना चाहते थे। स्क्रिप्ट का शीर्षक था ए नेसेसरी इविल चोई नाना। अंदर एक शांत कॉन्फ्रेंस रूम में एक सलीकेदार दाढ़ी वाले प्रोड्यूसर ने धन्यवाद कहा। सुबह का टाइम देने के लिए शुक्रिया। वू जीन चमकती टेबल के सामने बैठे कॉन्ग वूने ने हल्की सी सिर हिलाई। कोई बात नहीं। उसके लहजे में हल्का सा खुद पर हंसने वाला भाव था। जिसके पास काम नहीं होता वही मेहनत करता है। प्रोड्यूसर मुस्कुराया और उसने एक फोल्डर उसकी तरफ सरका दिया। प्लीज देखिए इसे। वो झुककर बोला, ये राइटर चोई नाना का नया काम है। मैंने इसे पढ़ा और इतना इम्प्रेस हुआ कि इसे अपनी नई इंडिपेंडेंट कंपनी का पहला प्रोजेक्ट बनाया है। कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन हो चुका है। उसकी आंखों में जोश चमक रहा था। चोई नाना का पिछला काम मेल फ्रेंड ज्यादा पुराना नहीं हुआ, इसलिए ये नया प्रोजेक्ट बहुत बड़ी बात है। उसने गहरी निगाहों से वुजीन को देखा। राइटर चोई और मैं दोनों सोचते हैं कि तुम इस मेल लीड के लिए परफेक्ट हो। वूने ने हैरानी से फोल्डर की ओर देखा। ओह, ये क्या है? उसने पूछा और जिज्ञासा से फोल्डर खोला। कवर पेज सिंपल लेकिन एलिगेंट था। नेसेसरी इविल बाय चोई नाना, प्रोड्यूसर ने समझाया। वो कह रही है कि ये 16 एपिसोड की मिनी सीरीज होगी, कोई शॉर्ट फिल्म नहीं। वू जी ने पहला पेज पलटा और सोचा, कहानी की शुरुआत काफी रॉ और इंटेंस है। प्रोड्यूसर उसकी एक्सप्रेशन ध्यान से देख रहा था। नजर महसूस होते ही वू जी ने सिर उठाया और शालीनता से कहा, काफी इंटरेस्टिंग है। अगर टाइम होता तो अभी पढ़ना शुरू कर देता। थोड़ी खामोशी के बाद प्रोड्यूसर ने पूछा, एक्टर के तौर पर तुम्हारी राय क्या है? करोगे इसे? वू जी ने स्क्रिप्ट पकड़े उसकी आंखों में देखा। हाँ, मुझे लगता है करूंगा। प्रोड्यूसर के चेहरे पर राहत और संतोष झलक पड़ा। बहुत बढ़िया। इसे अच्छे से रिव्यू करना और मुझे जवाब देना। वो बोला और उठ खड़ा हुआ। मैं निकलता हूं ताकि तुम्हें डिस्टर्ब न करूं। वू जीन भी उठा। थैंक यू फॉर कमिंग, कहकर प्रोड्यूसर कमरे से चला गया। बाद में अपने कमरे की खामोशी में वू जीन ने फोल्डर खोला। ठीक है, अब कहानी देखी जाए। उसने स्क्रिप्ट उठाई। नेसेसरी इविल, उसने सोचा, अब वक्त है। क्या बाकी चीजें भी चेक कर लूं? उसने अपनी यूनिक एबिलिटी एक्टिव की और उसके फोन स्क्रीन पर एक चमकता हुआ जादुई भंवर बन गया। वो एक अंधेरी कॉन्सेप्चुअल स्पेस में खिंच गया। अनंत संभावनाओं का खालीपन। देखते हैं, देखते हैं, उसने कहा, सामने तैरती हुई स्क्रिप्ट को घूरते हुए। तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं।
क्या? SS रैंक? ये तो पागलपन है। पेज पर असंभव रेटिंग चमक रही थी। स्क्रिप्ट टाइटल, लीच, SS रैंक। वो सोच में डूब गया। क्या लीच पहले S+ नहीं थी? फिर उसके होठों पर मुस्कान आई। ये मेरी वजह से बदला है। उसने मन में कहा, 100% ये मेरी वजह से हुआ है। उसने तुरंत खुद को कंट्रोल किया। मुस्कराना बंद कर, उसने सोचा, लीच तो किंग फिल्म फेस्टिवल में सबमिट की गई थी। अगर अब SS रैंक है, तो क्या इसका मतलब थिएट्रिकल रिलीज फिक्स है? कोई पक्का जवाब नहीं था, लेकिन ख्याल लुभाने वाला था। उसने अगली स्क्रिप्ट की ओर देखा। नेसेसरी ईविल, S+ रैंक। उसने लंबी सांस छोड़ी। वाह, पता था, पहले से ही मजेदार है। कुछ देर बाद कंपनी वैन में शहर से गुजरते हुए उसका मैनेजर बोला, प्रोड्यूसर सॉन्ग से अच्छी बात हुई। हाँ, वू जी ने पीछे से कहा। ठीक है, मैनेजर बोला, मैंने डायरेक्टर को बता दिया है कि हम लीच कर रहे हैं और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। वो बोला, कुछ मीडिया वाले शोर मचाएंगे, लेकिन हम चुप रहें तो खुद थम जाएगा। फिर वो बोला, और हाँ, कल रात द लव दैट फ्रीजेस का पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ। सच में? टाइम कितनी जल्दी निकल गया, वू जी ने कहा। मैनेजर ने फोन दिखाया। कमेंट्स की बार थी। कॉन्ग डब्ल्यू जी ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए आया, लेकिन इम्पैक्ट जबरदस्त था। दूसरा कमेंट, बाकी सब हटाओ, बस कॉन्ग डब्ल्यू जी ने को वापस लाओ। मैनेजर गर्व से बोला। दी लव दैट फ्रीजेस की ओवरऑल व्यूअरशिप 12.8% रही, लेकिन तुम्हारे सीन के वक्त पीक 19.1% तक पहुंची। डिजिटल अखबार की हेडलाइन चमकी। व्यूअर्स फ्लॉक टू सी कॉन्ग डब्ल्यू जी ने डूइंग साइन लैंग्वेज। पीक हिट्स 19.1%। मैनेजर बोला, इससे साबित हो गया कि तुम्हारी टिकट पावर जबरदस्त है। तुम्हारा मांग स्कोर 7.5 मिलियन से ऊपर है। अब तक जितने प्रोजेक्ट किए, सब हिट रहे हैं। लोग तुम पर भरोसा करते हैं। वो जीन के दिमाग में एक फनी विजुअल उभरा। वो लेवल अप कर रहा है और आसमान से पैसे बरस रहे हैं। मैनेजर चोई ने कहा, अब अगले शेड्यूल की ओर निकलते हैं। रास्ता लंबा है, थोड़ा आराम कर लो। फिर बोला, आज कुकिंग कंटेंट का पहला शूट है। वो जी ने सीट बेल्ट लगाई और फोन खोला। देखते हैं। चैनल पर टीजर आया होगा। स्क्रीन पर टाइटल चमका, इंट्रोड्यूसिंग अवतार कुकिंग, 3 मिलियन व्यूज ऑलरेडी। कमेंट्स में बार थी, वो कुकिंग कर रहा है। मैं बहुत खाता हूँ, पर क्या वो अच्छा कुक भी है? वो जीन की कुकिंग देखने का इंतजार नहीं हो रहा, उसने सोचा। अगर इसमें और सेलिब्रिटी गेस्ट आएंगे तो रिएक्शन और धमाकेदार होगा। उसने मुस्कुराते हुए सोचा। अब जब रिएक्शन देख लिए, तो अगला कदम। उसने बगल में रखी स्क्रिप्ट उठाई। चेहरा गंभीर हो गया। अब वक्त है इसे शुरू करने का। आज वो जीन का मूड काफी अच्छा था। एक बार फिर उसने अपनी एबिलिटी एक्टिव की। अंधेरी, रहस्यमयी स्पेस में वापसी होते ही उसके सामने एक बैंगनी रंग की हेक्सागन विंडो उभरी, जिस पर सिस्टम मैसेज लिखा था, जैंग यान डब्ल्यू रीडिंग की तैयारी कर रहा है। प्रेपरेशन कंप्लीट। ये एक बहुत हाई क्वालिटी स्क्रिप्ट या सीनारियो है। इम्प्लीमेंटेशन 100%। लेकिन फिर एक नया मैसेज आया, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एबिलिटीज एक्सीडिंग बेस स्पेक्स हैव बीन डिटेक्टेड। वूने ने हैरानी से स्क्रीन को घूरा। क्या? अब ये क्या है? उसने खुद से कहा, मार्शल आर्ट्स। क्या मैं एक्शन स्किल्स भी सीख सकता हूँ? उसे लगा था कि ये फीचर काम नहीं करेगा, क्योंकि स्क्रिप्ट में मेन कैरेक्टर की तकनीकों का कोई खास विवरण नहीं था। उसने कंधे उचकाए। पता नहीं क्या है, पर थैंक्स फॉर द मार्शल आर्ट्स, आई गेस। तभी एक और विंडो चमकी। प्रिपेयरिंग टू रीड मार्शल आर्ट्स। अचानक पूरा संसार घुल गया। वो एक सफेद, खाली शून्य में खड़ा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या जगह है? उसने नीचे देखा। उसके पैरों के नीचे कुछ था, पर वो ठोस नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बारीक, दबे हुए मिट्टी के ऊपर खड़ा हो। तभी उसके सामने एक आदमी की परछाई उभरी, काली, अस्पष्ट आकृति। वो चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर खुद ब खुद हरकत करने लगा। क्या? मेरा शरीर खुद चल रहा है? वो अचानक एक तेज, हिंसक डांस जैसी मूवमेंट में फंस गया। उसके हाथ और पैर परफेक्ट स्ट्राइक और ब्लॉक कर रहे थे, ऐसे मूव्स जो उसने कभी सीखे भी नहीं थे। परछाई ने उसे जमीन पर दे मारा। जमीन शीशे की तरह टूट गई, पर अजीब बात यह थी कि उसे न दर्द हुआ न कोई चोट। वो हैरान होकर ऊपर देखता रह गया।
ये क्या हो रहा है? तभी उसके चारों ओर एक रोशनी घूमी और पीछे से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने ज्ञान, प्रवृत्ति और ताकत सीधे उसकी आत्मा में अंकित कर दी हो। कुछ ही क्षणों बाद वो अनुभव खत्म हुआ और वो फिर से उसी शांत कॉन्सेप्चुअल स्पेस में लौट आया। उसके चेहरे पर संतोष और शांति थी। फ्यू, गुड, उसने सोचा, राहत की सांस लेते हुए। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, उसे ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। अब मैंने मार्शल आर्ट सीख लिए है, उसने सोचा, होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ। वो पूरी तरह तैयार था अपने किरदार जैंग यान डब्ल्यू की दुनिया में डूबने के लिए। सिस्टम की अंतिम घोषणा गूंजी, जैंग यान डब्ल्यू प्रिपेयरिंग टू रीड, प्रिपरेशन कंप्लीट। ये बहुत हाई क्वालिटी स्क्रिप्ट या सिनारियो है। इम्प्लीमेंटेशन 100% पर है। सिस्टम ने अंतिम मैसेज दिखाया, कमेंसिंग द रीडिंग। अचानक दृश्य पिघलने लगा और फिर से आकार लिया। अब वो एक खूबसूरत पारंपरिक कोरियन घर था, जो सूरज की रोशनी में नहाया हुआ था। शांत गार्डन में पत्थर की राह पर दो बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति चल रहे थे। उनमें से एक, तेज नजर वाले चश्मेधारी व्यक्ति ने अपने साथी से कहा, खाना बहुत स्वादिष्ट था। सफेद बालों वाला दूसरा व्यक्ति, महान निर्देशक ऑन गैप बैच, सिर्फ मुस्कुराया। हाँ, बिल्कुल। फिर उसने अपने साथी की ओर मुड़कर कहा, सोचो जरा, तुम्हारे आखिरी प्रोजेक्ट को करीब 1 साल हो गया न? दूसरा व्यक्ति हैरान हुआ, सच में? इतना वक्त बीत गया? डायरेक्टर ऑन ने उसे एक स्क्रिप्ट थमाई। हाँ, इसे देखो जरा। साथी की आंखों में पहचान की चमक आई। क्या ये तुम्हारा 100वां प्रोजेक्ट है? हाँ, डायरेक्टर ऑन ने सिर हिलाया। और मैं चाहता हूं कि तुम इसे करो। हमारी एक प्रॉमिस थी। एन, वो व्यक्ति, 30 साल के अनुभव वाला दिग्गज एक्टर शिमहन हो, हल्के से मुस्कुराया। हूं, सर। लेकिन डायरेक्टर ऑन का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी याद दिलाने की जरूरत नहीं। शिम हानहो ने स्क्रिप्ट ली और पूछा, क्या मैं पहला व्यक्ति हूं जिसे तुमने ये रोल ऑफर किया है? उसने कवर पर नजर डाली। डायरेक्टर ऑन थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, नहीं, तुम दूसरे हो। ये सुनकर शिमहानहो कुछ पल के लिए जड़ हो गया। डायरेक्टर ऑन जैसा दिग्गज अपने 100वें प्रोजेक्ट का पहला ऑफर किसे दे सकता है? ऑन ने लंबी सांस ली। अभी तक ये बात गुप्त है, लेकिन तुम्हें बता देता हूं। पहला चॉइस है कॉन्गवीन। नाम सुनते ही शिमहानहो की आंखें चौड़ी रह गईं। जवान स्टार का नाम सुनकर उसके अंदर गर्व और झटका दोनों उमड़े, लेकिन उसने खुद को संभाला। सच्चे प्रोफेशनल की तरह स्क्रिप्ट हाथ में लेकर बोला, मैं समझ गया। मैंने हाल ही में उसे ड्रग डीलर में देखा था। गहरा असर छोड़ा उसने। मैं पढ़ लूंगा। गुड, डायरेक्टर ऑन ने कहा, लेकिन शिम ने बीच में टोका, लेकिन मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। हूं? डायरेक्टर ऑन ने चौंक कर देखा। तभी थोड़ी दूरी पर खड़ी एक वैन में बैठा एक नौजवान, चश्मा लगाए, ये सब देखकर दंग रह गया। वो डायरेक्टर ऑन गब्बाच और शिमहान हो है। इतने बड़े दो लोगों को एक साथ इस वक्त देखना दुर्लभ था। उसने फौरन मोबाइल उठाया और तस्वीर खींच ली। उसके सिर के ऊपर जैसे एक थॉट बबल उभरा, ये तो बड़ी खबर बनेगी। वैन के अंदर कॉन्ग डब्ल्यू जी ने चुपचाप बैठा था। उसके हाथ ने मुंह को ढक रखा था, चेहरे पर गहरा सदमा। उसके भीतर कोई गहरी, रहस्यमयी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे किया। आंखें चौड़ी थीं। वो स्क्रिप्ट नेसेसरी ईविल को देख रहा था। मैं बदल गया हूं, उसने मन में कहा। उस एहसास को शब्दों में बयान करना मुश्किल था। ये सिर्फ याद नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा में कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम जबरदस्ती इंस्टॉल कर दिया गया हो। शायद इसका कारण वो किरदार था, जैंग यान डब्ल्यू, जो पागलपन और जुनून का तूफान था। लेकिन अब वो जीन खुद को अलग महसूस कर रहा था। उसकी सोच और तेज, शरीर और फुर्तीला, और उसका इरादा फौलाद जैसा कठोर। उसकी नसों में एक नई ऊर्जा बह रही थी, संवेदनशील, शक्तिशाली और हरकत के लिए तैयार। उसने अपनी पुरानी स्किल्स को याद किया, स्मूथ, एलिगेंट और कंट्रोल्ड। लेकिन ये नई क्षमता कुछ और ही थी, कच्ची, आदिम और बेहद हिंसक। उसे तुरंत एहसास हो गया कि इस स्किल में जितनी ताकत है, उतना ही खतरा भी छिपा है। उसे पता था कि उसे अपने अंदर जागी हुई इस शक्ति को नियंत्रित करना होगा, वरना यह उसके लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। अगर उसने इस ताकत का इस्तेमाल लापरवाही से किया,
तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। पर जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, उसके चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास झलकने लगा। उसे विश्वास था कि इस शक्ति पर काबू पाना उसके लिए कठिन नहीं होगा। आखिर उसने पहले ही संयम की कला में महारत हासिल कर ली थी। उसके दिमाग में उसके ही एक छोटे से रूप की कल्पना उभरी, जो ध्यान से सीट बेल्ट बांध रहा था। अति आत्मविश्वासी मत बनो, उस छोटे रूप ने कहा। बस मुझे चमकने दो। यह उसके मन के भीतर एक सख्त याद दिलाने वाला पल था कि अपने मन को उसी तरह नियंत्रण में रखो जैसे वह हमेशा रखता आया है। तभी मैनेजर की आवाज आई। वुएन, हम पहुंच गए हैं। पीडी स्टूडियो में है। चलिए ऊपर चलते हैं। वुएन ने सीट बेल्ट खोली और कहा, जी सीईओ। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, पीछे से एक खुशमिजाज आवाज आई। हेलो वुएन। वह वेरिन थी, उसकी कुकिंग शो की कोस्टार, जिसका मुस्कुराता चेहरा सुबह की धूप जैसा चमक रहा था। वुएन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो काफी जल्दी आ गई। वेरिन ने हंसते हुए जवाब दिया, ट्रैफिक नहीं था, और मेरे मैनेजर ने बहुत डांटा कि मुझे देर नहीं करनी चाहिए। उधर पास खड़ी एक कार में धूसर हुडी पहने एक आदमी बैठा था, जो दोनों को घूर रहा था। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ झलक रहा था। फिर वही हरामजादा कॉन्ग वूजीन, उसने दबी आवाज में कहा। उसका जुनून अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। वेरिन मेरी है, सिर्फ मेरी। उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। वो उससे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसका दिमाग गुस्से और पागलपन में डूबता जा रहा था। उसने अपने हाथों में वो जीन और वेरिन की कुछ तस्वीरें पकड़ी हुई थीं, जिन्हें देखकर उसका गुस्सा उबल पड़ा। अब और नहीं। अब उसे सजा मिलेगी, मेरे साथ धोखा करने की सजा। उसने जेब से एक नुकीला औजार निकाला और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। आज उसका अंजाम होगा। कुछ समय बाद शूट खत्म हुआ और निर्देशक की आवाज गूंजी, कट। सबने शानदार काम किया। पूरा स्टूडियो उत्साह से भर गया। वुएन का मैनेजर तुरंत उसके पास आया। शानदार काम वुएन, अब अगले शूट के लिए निकलना होगा। वहीं दूसरी तरफ वेरिन ने निराशा से उसकी ओर देखा। काश मैं थोड़ी देर और उसके साथ रह पाती, उसने सोचा। जब वुएन चला गया, उसका मैनेजर अगले फोटोशूट की शिकायत करने लगा। लेकिन वेरिन की नजर वुएन की जाती हुई पीठ पर टिकी रही। उसके चेहरे पर अब दृढ़ निश्चय झलक रहा था। मुझे उससे एक बार और बात करनी होगी, मैं ऐसे नहीं जा सकती। तभी उसे वुएन से आती एक हल्की सी सुगंध महसूस हुई। यह कैसी खुशबू है? उसने सोचा। क्या मैं उससे पूछूं? उसने तुरंत फैसला लिया और उसकी ओर दौड़ पड़ी। वुएन, आज तुम कौन सा परफ्यूम लगा रहे हो? मैं भी लगाना चाहूंगी। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक उसके मैनेजर ने उसे जोर से धक्का दिया और चिल्लाया, सावधान। तभी धूसर हुडी पहने वह पागल आदमी कहीं से निकल आया, हाथ में नुकीला हथियार लिए। वह पागलपन में चिल्लाया, वो मेरी है। स्टूडियो में अफरातफरी मच गई। सब लोग सन रह गए। वेरिन डर से जड़ हो गई। उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। तभी जैसे समय थम गया हो। हथियार उसके ऊपर गिरने ही वाला था कि वुएन बिजली की तरह आगे बढ़ा और हमलावर की कलाई पकड़ ली। उसका हाथ एकदम थम गया। हथियार हवा में रुक गया, बस कुछ इंच की दूरी पर। वेरिन स्तब्ध होकर पीछे खड़ी सब देखती रही। उसका मन कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। एक स्टाफ मेंबर हकलाया, वुजीनिम। एक ही झटके में, बेहद तेज और सटीक मूवमेंट के साथ वुजेने ने हमलावर का हाथ मरोड़ दिया। उसे निहत्था किया और पत्थर की जमीन पर मुंह के बल इतनी जोर से पटका कि एक भयानक थड की आवाज गूंज उठी। आदमी दर्द से कराह उठा। पूरी अफरातफरी के बीच भी वुजेने पूरी तरह शांत था। उसने हल्का सा सिर मोड़ा और अब भी जमी हुई वारिन की ओर देखकर बोला, कूली, पुलिस बुलाओ। बस, मानो जादू टूट गया। माहौल में फिर से हलचल मच गई। स्टाफ और मैनेजर दौड़ते हुए आए। किसी ने डर के मारे चीख मारी। वीन के मैनेजर चोई ने घबराते हुए पूछा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, वी ने जवाब दिया। उसकी आवाज बेहद स्थिर और संयमित थी। चोई हैरान था। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतनी तेजी और शांति से किसी इंसान ने यह सब कर दिखाया। जबकि बाहर से वह शांत लग रहा था, अंदर से वीन का दिमाग दौड़ रहा था। वाह, ये तो कमाल था। ये तो खुद मुझे भी चौंका गया, उसने सोचा। वो सीन सच में बहुत कूल था।
पास ही सुरक्षा गार्ड्स ने सूट पहने हुए उस गिरे हुए स्टॉकर को पकड़ लिया। धीरे धीरे एड्रेनालिन कम हुआ और वीन के शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उसे लगा, चाहे वो पल कूल लगा हो, लेकिन ऐसी हिंसा का अनुभव वो दोबारा कभी नहीं करना चाहता। पास ही वारिन खड़ी कांप रही थी। वी ने उसकी ओर देखा और भीतर से सोचा, क्या यही मायने रखता है? वह धीरे से उसके पास गया। वारिन से साय, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, उसने हकलाते हुए कहा। ऐसा तो नहीं लग रहा, वी ने नरमी से कहा और उसकी कार की ओर इशारा करते हुए बोला, सेविला। क्या? उसने उलझ कर पूछा। वी ने शांत स्वर में उसका हाथ पकड़ा और एक छोटे से एटोमाइजर से उस पर हल्का सा परफ्यूम छिड़का। परफ्यूम, उसने स्पष्ट किया। उसने अपनी कलाई नाक के पास लाई। एक मुलायम और सुकून देने वाली खुशबू ने उसे घेर लिया। यह तो बहुत अच्छी खुशबू है, उसने मन ही मन सोचा। धीरे धीरे उसका धड़कता दिल शांत होने लगा। थोड़ी देर में पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। पुलिस आई और स्टॉकर को हथकड़ी लगाकर ले गई। एक अफसर ने मैनेजर से कहा, कंपनी को कुछ अजीब चिट्ठियां मिल रही थीं। पकड़ा गया आदमी शायद वही दोषी है। उसने वीन की ओर कृतज्ञता से देखा। आपकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। वीन ने जाते जाते अपने सीईओ से कहा, अगर ये खबर बने तो मेरा नाम मत आने देना। मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, उसने सोचा। मैंने मार्शल आर्ट सिर्फ एक्टिंग के लिए सीखा था, असली लड़ाई के लिए नहीं। उसे पहले से एहसास था कि ये सब गलतफहमी का बड़ा मसला बनने वाला है। रिपोर्टर्स के सवाल और यह बताना कि उसने इतनी आसानी से किसी को गिरा दिया, सिरदर्द बन जाता। उसके मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, क्लीन अप मुझ पर छोड़ दो। वारिन की कंपनी मीडिया और बयान संभाल लेगी। मैं गवाहों और सीसीटीवी फुटेज का ध्यान रख लूंगा, लेकिन जो लोग कार में बैठे देख रहे थे, उन्हें रोकना मुश्किल होगा। जो होगा, होने दो, फिर बोला। वैसे ये खबर बहुत बड़ी बनने वाली है। वीन ने सिर हिलाया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझ गया। अगली बार मुझे ढाल बना लेना, तुम मेरे लिए कीमती हो। वीन उन शब्दों से सच में भावुक हो गया। फिर मैनेजर ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन तुमने उसे गिराया कैसे? क्या तुम कोई सीक्रेट एजेंट थे? वीन ने बस सीधी, ठंडी नजर से उसकी ओर देखा। पर मैनेजर रुकने वाला नहीं था। उसने वीन की सारी खूबियां गिनानी शुरू कर दीं। कई भाषाओं में फ्लुएंसी, साइन लैंग्वेज, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट्स, टॉप टियर एक्टिंग, मार्शल आर्ट्स, कोल्ड पर्सनैलिटी और मिस्टेरियस पास्ट। ये तो परफेक्ट स्पाई मूवी हीरो जैसा है। वीन ने बिना एक्सप्रेशन बदले कहा। थोड़ा हपकिडो। मैनेजर कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। हपकिडो, बस इतना ही। उसने हाथ हवा में उठाए और बोला, भाई, अब तो बस इसे मजाक में ही लेना पड़ेगा।